काव्य की विशेषताएं। रीतिकाल के अंतर्गत केवल श्रृंगारिकता और रीति निरूपण की ही परंपरा नहीं रही, बल्कि इस काल में अनेक ऐसे कवि भी हुए जिनकी रचनाएं रीति से इतर अथवा अन्य प्रवृत्तियों से जुड़ी हुई थी। ये कवि किसी एक विशेष वर्ग या परंपरा में सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने अलग अलग विषयों को अपने काव्य का आधार बनाया। इन कवियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उनकी रचनाओं में श्रृंगार की प्रधानता नहीं मिलती, बल्कि उनके काव्य में वीरता, भक्ति, दर्शन और नीति जैसे विषय अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इनके काव्य में जीवन के गंभीर पक्षों का चित्रण भी मिलता है, जिससे साहित्य को एक व्यापक दृष्टि प्राप्त होती है। वीर काव्य की प्रवृत्ति से जुड़े कवियों में गोरेलाल का नाम प्रमुख रूप से सामने आता है, जिनकी रचना छत्र प्रकाश के माध्यम से वीरता का भाव दिखाई देता है। इसी प्रकार सूदन ने सुजान चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें शौर्य और पराक्रम से जुड़ी घटनाओं का वर्णन मिलता है। जोधराज ने हम्मीर रासों के माध्यम से ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं को काव्य का विषय बनाया। ग्वाल और चंद्रशेखर वाजपेयी ने हम्मीर हट नामक काव्य की रचना कर वीर रस की परंपरा को आगे बढ़ाया। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर विरुदावली की रचना के माध्यम से वीरता संबंधी प्रवृत्ति को सशक्त रूप दिया। इन कवियों के यहाँ युद्धों के वर्णन, शौर्य की घटनाएं और ऐतिहासिक प्रसंगों को काव्य ग्रहण किया गया, जिससे वीर काव्य की स्पष्ट परंपरा विकसित हुई। भक्ति और दर्शन की प्रवृत्ति से जुड़े कवियों में कई महत्वपूर्ण नाम मिलते हैं। रीति कवि महाराज जसवंत सिंह की रचनाएं अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश और आनंद विलास इस प्रवृत्ति का उदाहरण है। इनके साथ ही यारी साहब, दरिया साहब और पलटू साहब निर्गुण मार्गी संत कवियों के रूप भी प्रसिद्ध है, जिनकी रचनाओं में आध्यात्मिक चिंतन का विस्तार दिखाई देता है। प्रेम मार्गी कवियों में नूर मोहम्मद, शेख निसार और दुख हरन दास का नाम आता है, जिन्होंने प्रेम को आध्यात्मिक दृष्टि से प्रस्तुत किया। राम भक्ति की धारा में गुरु गोविंद सिंह, नवल सिंह और विश्वनाथ सिंह जैसे कवियों का योगदान उल्लेखनीय है। कृष्ण भक्ति की परंपरा में नागरी दास, चाचा हित वृंदावन दास और प्रेम सखी जैसे कवियों ने अपनी विशिष्ट रचनाओं के माध्यम से भक्ति साहित्य को समृद्ध किया। इन सभी कवियों की रचनाओं में भक्ति, आत्मचिंतन और दर्शन का गहरा भाव देखा जा सकता है। नीति काव्य की प्रवृत्ति से जुड़े कवियों में गिरिधर कविराय और दीनदयाल गिरि का नाम भी विशेष रूप से लिया जाता है। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में जीवन के नैतिक पक्षों, आचरण, मर्यादा और नीति संबंधी विचारों को प्रमुखता से स्थान दिया। उनकी रचनाएं समाज को दिशा देने वाली और मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाली रही है। उन्होंने काव्य को केवल मनोरंजन तक सीमित न रखकर उसे जीवन उपयोगी शिक्षा का माध्यम बनाया। रीतिकाल का नीति काव्य। रीति से इतर प्रवृत्तियों के अंतर्गत नीति काव्य का विशेष महत्व माना जाता है। नीति विषयक रचनाएं रीतिकाल से पहले भक्ति काल में भी पर्याप्त मात्रा में लिखी गई थी, किंतु दोनों कालों के नीति काव्य में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। भक्ति काल में नीति का स्वर अधिकतर आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ था, जहां नीति धार्मिक और आध्यात्मिक साधना का एक अंग बनकर सामने आती है। इसके विपरीत रीति काल में नीति काव्य का स्वर अधिक व्यावहारिक और लौकिक बन गया। इस काल में कवियों ने नीति को व्यक्ति के दैनिक जीवन से जोड़कर उसकी भौतिक और मानसिक समस्याओं के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया। यहाँ नीति केवल उपदेश नहीं रह गया, बल्कि जीवन की सही दिशा देने वाला साधन बन गया।
इस प्रवृत्ति के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को बिना किसी बनावट के अपनी रचनाओं में स्थान दिया। उन्होंने साधारण व्यक्ति के जीवन को समझा और उसी की भाषा में उससे बात की। उनके काव्य में आम आदमी की व्यथा, उसकी कठिनाइयां और उसके संघर्षों की स्पष्ट झलक मिलती है। इस कारण पाठक अपनी स्थिति को इन रचनाओं के भीतर सहज रूप से देख पाता है और कवि से एक आत्मीय संबंध स्थापित कर लेता है। नीति काव्य की इस परंपरा में वृंद जैसे कवियों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वृंद आदि कवियों ने नीति को प्रच्छन्न या सांकेतिक रूप में कहने के बजाय सीधे और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने अन्योक्ति के माध्यम से अपनी बात छुपाकर कहने की पद्धति को कम अपनाया और जीवन की सच्चाइयों को बिना संकोच के सामने रखा। वे कटु बातें कहने से भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनका उद्देश्य किसी को प्रसन्न करना नहीं बल्कि व्यक्ति को सही मार्ग दिखाना था। इस बात को कवि निम्न काव्य पंक्तियों के माध्यम से समझाते हैं। मधुर वचन तय जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सौ मिटे, जैसे दूध उफान। अर्थात कवि वृंद कहते हैं कि मधुर वाणी के प्रभाव से बड़े बड़ों का अभिमान भी मिट जाता है। जिस प्रकार थोड़े से ठंडे पानी के छींटे देने से उबलता हुआ दूध भी शांत हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुष्ट व्यक्ति के घमंड को मधुर वाणी से ही मिटाया जा सकता है, उससे लड़ने झगड़ने से नहीं। इस प्रवृत्ति का एक और विशेष पक्ष यह रहा कि इन कवियों ने रचना शिल्प में भी स्वतंत्रता बरती। उन्होंने परंपरागत बंधनों को तोड़ते हुए सरल, प्रभावी और आत्मीय शैली को अपनाया। उनके लिए कविता प्रदर्शन का माध्यम नहीं बल्कि अनुभवों की सच्ची अभिव्यक्ति का साधन थी। इस प्रकार नीति संबंधी रीति इतर काव्य ने रीतिकालीन साहित्य को एक गंभीर और जीवन उपयोगी दिशा प्रदान की और साधारण जन को उसके जीवन के यथार्थ से जोड़ने का कार्य किया। रीतिकाल का वीर काव्य। रीतिकाल की वीर प्रवृत्ति अभिव्यंजना शैली की दृष्टि से आदिकालीन चरित्र प्रदान प्रबंधात्मक वीर काव्यों का अनुकरण करती हुई दिखाई देती है। इस प्रवृत्ति के काव्य में काव्यकारों ने आदिकाल के कड़वक बद्ध चरित काव्यों और छंद वैविध्यपूर्ण रास काव्यों की शैली को पूरी तरह अपनाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि उसे अपने समय की चेतना के अनुरूप या ढाल दिया। युद्ध, पराक्रम और शौर्य के वर्णन वस्तु परिगणनात्मक ढंग से किए गए, जहां घटनाओं की श्रृंखला को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने पर अधिक बल दिया गया। इन रचनाओं में ध्वनि चित्रण और ओज उत्पन्न करने के लिए भाषा में कृत्रिम तोड़ मरोड़ भी समान रूप से किया गया, जिससे भावों की तीव्रता को भाषिक स्तर पर उभारने का प्रयास किया जा सके। इस युग के वीर काव्य में भूषण और गोरेलाल जैसे कवियों का विशेष स्थान माना जाता है। भूषण की काव्य प्रवृत्ति में वीर रस की प्रधानता दिखाई देती है, जहां युद्ध प्रसंगों और वीरों के साहस का सजीव वर्णन मिलता है, किंतु इन वर्णनों में कल्पना की अतिशयोक्ति कम और ऐतिहासिक तथ्यों के निर्वाह पर अधिक बल दिया गया। इसी कारण इनके काव्य में जहां एक और यथार्थ का बोध होता है, वहीं दूसरी ओर कभी कभी कवित्व का सहज प्रवाह बाधित होता हुआ दिखाई देता है। गोरेलाल की रचनाओं में भी वीरता के प्रसंगों का वस्तुनिष्ठ ढंग से विवरण मिलता है, जहां युद्धों, अभियानों और शोध गाथाओं या शौर्य गाथाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। आदिकालीन वीर काव्य में जहां अतिरंजना इतनी अधिक थी कि तथ्य लुप्त हो जाते हैं, वहीं रीतिकालीन काव्य में या वीर काव्य में तथ्यों का निर्वाह इतना अधिक हो गया कि कई बार काव्य इतिहास ग्रंथ जैसा प्रतीत होने लगता है। इसी कारण ये रचनाएं कई सीमाओं तक पद्यबद्ध इतिहास का रूप ले लेती है। फिर भी ध्वनि, ओज और भाषिक चमत्कार के माध्यम से वीर प्रवृत्ति ने रीतिकालीन साहित्य में साहस, पराक्रम और राष्ट्रीय चेतना को जीवित रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया। रीतिकाल का भक्ति और दर्शन काव्य।
रीतिकाल में भक्ति और दर्शन की प्रवृत्ति की रचनाएं आदिकालीन चरित्र प्रदान प्रबंधात्मक भक्ति काव्य के अनुकरण पर लिखी गई दिखाई देती है। इन रचनाओं की विषय वस्तु और अभिव्यंजना शैली दोनों ही दृष्टियों से भक्तिकालीन काव्य का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इस युग की निर्गुण भक्ति धारा से संबद्ध रचनाओं में कबीर, नानक और दादू की विचारधारा के अनुकरण और प्रतिपादन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जहां मुक्तक काव्य शैली का सम्यक रूप से ग्रहण किया गया है, वहीं प्रेमाख्यानक काव्यों में पूर्व परंपरा के अनुसार दोहा, चौपाई और कड़वक शैली के माध्यम से लोक कथाओं के आधार पर प्रेम कथाओं की प्रस्तुति की गई है। रीतिकाल की सगुण भक्ति काव्य धारा में एक और स्मार्त विचारधारा के अनुरूप विभिन्न देवी देवताओं के प्रति भक्तिभाव की अभिव्यक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर राम भक्ति काव्य के अंतर्गत राम कथा और राम भक्ति का तथा कृष्ण भक्ति काव्य के अंतर्गत राधा कृष्ण विषयक भक्ति और उनकी लीलाओं का प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में निरूपण किया गया है। इन रचनाओं में वल्लभाचार्य और निम्बार्क द्वारा स्थापित संप्रदायों की सैद्धांतिक मान्यताओं का भी प्रभाव दृष्टिगत होता है। रीतिकालीन भक्ति और दर्शन की कविता में भाषा अपेक्षाकृत अधिक परिष्कृत और समृद्ध दिखाई देती है, जिसके कारण इसमें भाषागत अभिजात्य या का आधिपत्य रहा है। भक्तिकालीन काव्य की लोक भाषा की सहजता का अभाव इसमें प्राय देखा जाता है और रीति काव्य की शास्त्रीयता का प्रत्यक्ष प्रभाव भी इस प्रवृत्ति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस कारण यह कविता भक्तिकालीन काव्य की तरह तीव्र और सघन भक्तिभाव की अभिव्यक्ति कम और तत्कालीन जनजीवन की पारंपरिक आस्थाओं और विश्वासों की अभिव्यक्ति का साधन अधिक बन जाती है। यहाँ प्रश्न 3 पूछ सकते हैं, रीतिकालीन काव्य की विशेषताओं को विस्तार से लिखिए। यहाँ पर इकाई 4 में निहित पाठ संख्या 44 समाप्त होता है। रीतिकाल से संबंधित अब तक के अध्यायों में हमने रीतिकालीन काव्य संबंधी सभी सैद्धांतिक जानकारियां प्राप्त की, जिसमें हमने रीतिकाल क्या है, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसकी सीमा या समय सीमा कैसे बनी, यह कितनी धाराओं में विभक्त है और वे धाराएं कौन सी है आदि प्रश्नों का समाधान पाठ संख्या 41 में पाया गया। फिर हमने रीतिकालीन काव्य किस समय, किस परिस्थिति और पृष्ठभूमि की उपज है आदि बिंदुओं को पाठ 42 में जाना। पाठ 43 और पाठ 44 में रीतिकाल की विशेषताओं को जाना। अब हम आगामी पाठ संख्या 45 से पाठ 50 तक हम रीतिकाल के कवियों और उनकी कविताओं का अध्ययन करेंगे। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि रीतिमुक्त और रीति इतर काव्यधारा ने शास्त्रीय नियमों की कठोरता से हटकर कविता को भावात्मक या भावनात्मक स्वाभाविकता और आत्मानुभूति से जोड़ा। इनमें प्रेम, विरह और जीवन की व्यक्तिगत संवेदनाओं को सहज भाषा में व्यक्त किया गया। कल्पना की स्वतंत्रता, भावों की गहराई और व्यक्तिगत अनुभूतियों की प्रधानता इनके प्रमुख वैशिष्ट्य है। इस प्रवृत्ति ने कविता को कृत्रिमता से मुक्त कर मानवीय संवेदनाओं के अधिक निकट पहुंचाया। इसके साथ ही यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। नमस्कार।